आओ सुनाऊं मैं एक कहानी। हर कहानी में एक नया सफ़र। चलो सुनते हैं किस्से बेमिसाल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। कहानियों के संसार में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं विक्रम वेताल की कहानी असली वर कौन। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये बहुत ही प्राचीन कहानियों में से एक है। तो चलिए सुनते हैं असली वर कौन। राजा विक्रमादित्य की बहुत कोशिशों के बाद एक बार फिर से उन्होंने पेड़ से बेताल को अपने कंधे पर लाद दिया। अपनी शर्त के अनुसार बेताल ने एक बार फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया। असली वर कौन। सालों पहले की बात है। उज्जैन नगर में महाबल नाम के राजा का राज चलता था। महाबल एक महान और कृपालु राजा था। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम महादेवी था। महादेवी एक बहुत खूबसूरत और शांत स्वभाव राजकुमारी थी। राजकुमारी की उम्र शादी के योग्य हो गई तो राजा ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए कई राजकुमार आए, लेकिन राजा महाबल को उनमें से कोई भी राजकुमार अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं आया। राजा ने राजकुमारी से शादी करने के लिए राजकुमारों के सामने एक शर्त रखी। वह शर्त ये थी कि उनका होने वाला दामाद हर चीज़ में कुशल होना चाहिए। ऐसा काफ़ी वक्त बीत गया, लेकिन राजा को राजकुमारी के लिए योग्य लड़का नहीं मिला। अब राजा महाबल एक दिन अपने राज दरबार में बैठे हुए थे तो वहाँ एक राजकुमार आया और कहा कि वह राजकुमारी महादेवी से विवाह करने के लिए आया है। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगा जिसमें हर प्रकार के गुण होंगे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिसमें बैठकर बहुत कम समय में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इस पर राजा ने कहा, तुम कुछ समय के लिए इंतज़ार करो, मैं अपनी बेटी से पूछकर बताता हूँ। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा राजकुमार महल आया और उसने राजा से बोला, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखने में सक्षम हूँ। मेरी इच्छा है कि राजकुमारी से मेरा विवाह हो। राजा ने उसे भी कुछ दिन इंतज़ार करने को कहा। कुछ समय बाद एक और राजकुमार राजा महाबल के पास आया और उसने उसकी बेटी का हाथ मांगने लगा। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूं? राजकुमार ने कहा, हे महाराज, मैं धनुष विद्या में बहुत कुशल हूँ। मुझ जैसा धनुर्धारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। राजा ने राजकुमार की तारीफ में कहा, बहुत बढ़िया राजकुमार, आप कुछ समय प्रतीक्षा करें, मैं अपनी पुत्री से पूछकर बताता हूँ। राजा तीनों राजकुमारों को लेकर धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि तीनों ही गुणवान थे और वह तीनों से अपनी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता था। अब ये सवाल था कि आखिर राजकुमारी का विवाह किससे होगा। वहीं दूसरी ओर एक खतरनाक राक्षस राजकुमारी पर नज़र रखे हुए था। राक्षस को जैसे ही मौका मिला वह राजकुमारी को अगवा करके ले गया। राजकुमारी के गायब होने की खबर जैसे ही सबको लगी, तभी राजा, रानी और तीनों राजकुमार एकत्रित हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया। ऐसे में पहले वाले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ लेकर आता हूँ, हम सभी उसकी मदद से विंध्याचल जा सकते हैं। वहीं तीसरे राजकुमार ने कहा, मैं अपने तीर कमान से उस राक्षस को मार डालूंगा। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर राजकुमारी को बचाने विंध्याचल पर्वत की तरफ चल पड़े। उन्होंने जब राक्षस को देखा तो धनुर्धारी राजकुमार ने उसका वध कर दिया और राजकुमारी को बचाकर वापस महल ले आया।
इस कहानी के बाद बेताल ने विक्रम से तुरंत पूछा, हे राजन, राजकुमारी को तीनों राजकुमार बचाने गए, तो ये बताओ कि राजकुमारी की शादी किससे होनी चाहिए? राजा, मैंने सुना है कि तुम बहुत न्यायवादी हो। इस सवाल का जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारे सिर के कई टुकड़े कर दूंगा। बेताल के सवाल का जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि राजकुमारी की शादी धनुर्धारी राजकुमार से होनी चाहिए, क्योंकि उसने ही राक्षस को मारकर राजकुमारी की जान बचाई और बाकी दोनों ने तो बस उसकी मदद की है। जैसे ही राजा विक्रम ने जवाब दिया, बेताल उड़कर फिर से एक बार पेड़ पर जाकर लटक गया। तो ये कहानी आपको कैसी मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में हमेशा साहस और हिम्मत ही काम आती है। इसलिए कभी मुसीबत से भागे नहीं, बल्कि साहस से उसका सामना करें। कहानियों के इस संसार में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एक अमर प्रेम कहानी, सोहनी महिवाल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई, सोहनी। कुम्हार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुग़ल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज़्ज़त बेग ने, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं, सारी दुनिया में मशहूर हैं। घुमक्कड़ इज़्ज़त बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने गया, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोहनी के इश्क में गिरफ्तार इज़्ज़त बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज़्ज़त बेग महिवाल कहलाने लगा। महिवाल भी गज़ब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो उसने सोहनी को फटकारा। तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी महिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की माँ ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी महिवाल के इश्क में दीवानी थी। उसकी शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर महिवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूँगी। जवाब पाकर महिवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहनी से जा मिला। दोनों की मुलाकातें होने लगी। सोहनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई चनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे आती और दोनों घंटों प्रेम मगन होकर बैठे रहते। इसकी भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदल गया है। फिर भी उसने अपने प्रियजन से मिलने की ललक में वह कच्चा घड़ा लेकर चनाब में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए महिवाल सोहनी का इंतज़ार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, अपनी प्रियतमा की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चनाब की लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्हें अपने जाल में सोहनी महिवाल के आबद्ध जिस्म मिले, जो मर कर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उसकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनाया, जिसे मुसलमान मज़ार और हिंदू समाधि कहते हैं।
क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मज़हब नहीं होता। आज सोहनी और महिवाल भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन ज़िंदा है उनकी अमर मोहब्बत। तो ये अमर प्रेम कहानी सोहनी महिवाल की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे मैं ऐसी ही और खूबसूरत और मार्मिक कहानी आपके सामने लाती रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज चलिए फिर चलते हैं साहित्य की दुनिया में और सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक रचना, ऐसी रचना जिसके सभी पात्र हमारे सामने जीवंत होकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी ही रचनाओं की कड़ी में एक रचना है मिलाप। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं मिलाप। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा अब यहाँ परे परे जी उस्ता गया, आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊं, 2-1 महीने में लौट आऊँगा। नानक चंद बहुत सुशील और नवयुवक था, रंग पीला, आँखों के गिर्द हल्के, स्याह धब्बे, कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियाँ हैं? ज्ञानचंद ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सफल न हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी न थी, पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानक चंद उसके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहाँ जी नहीं लगता, कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचता हूँ। ज्ञानचंद, बेहरत है, तशरीफ़ ले जाइए। नानक चंद हंसकर, रुपए दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपये की सख्त ज़रूरत है। ज्ञानचंद, ऐसी फजूल बातों का मुझसे जिक्र ना किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका। नानक चंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे, यहाँ तक कि नानक चंद झुंझलाकर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूँ ही चला जाऊँगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहाँ भी तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं ना। नानक चंद, मुझे किसी की परवाह नहीं, आपका रुपया आपको मुबारक रहे। नानक चंद की यह चाल कभी पट नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए, रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानक चंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हो गया। मगर नानक चंद यहाँ से अकेला न चला। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे सादे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते, और इस बीच नानक चंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के इशारे किया करता। यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। भाग जाने के मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतारकर उसने एक संदूकचे में रख दिया। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मगर चाहे और कुछ ना हो, नानक चंद की तरफ से उसे बेवफाई का ज़रा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है, और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुशनसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूकचा उठा लिया।
एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और दबे पाँव चौंक चौंक कर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानक चंद ने उसे गले लगा लिया। बग्घी तैयार थी, दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे, ललिता न दिखाई दी। घबराए, सारा घर छान मारा, कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्घी के निशान नजर आए। सर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जबान पर मोहर हो गया। मशहूर किया कि वह अपने ननियाल गई है, मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भाप गए कि कश्मीर की सैर के कुछ और ही माने थे। धीरे धीरे ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई, यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियाँ नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती हैं। नानक चंद जिस वक्त बग्घी में ललिता के साथ बैठा तो उसे इसके सिवा और कोई ख्याल न था। एक युवती मेरे बगल में बैठी है, जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वह मस्त था। बदनामी का डर, कानून का खटका, जीविका के साधन, उन समस्याओं पर विचार करने की उसे उस वक्त फुर्सत न थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया, कलकत्ते जा पहुँचा। किफ़ायत शारी का सबक ना पढ़ा था। जो कुछ जमा जता थी 2 महीने में खर्च हो गई। ललिता के गहनों पर नौबत आई, लेकिन नानक चंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियाँ दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा, तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है, खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपया रवाना कर दिया। लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वह हुआ। अभी इधर आने का इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ़ ना होगी, मगर इस औरत की बाह पकड़ी है तो उसका निबाह करना, उसे अपनी ब्याहता स्त्री समझो। नानक चंद दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से माहवार वजीफ़ा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा और वो शराब की लत न टूटी और हफ्ते में 2 दिन ज़रूर थिएटर देखने जाता। तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा था कि नानक चंद के उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 50वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया और ज्यों ही यह खबर नानक चंद को मिली, वह ललिता के पास जाकर चीखे मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। इन 3 साल की संभली हुई जिंदगी ने उसके दिल शोधेपन और नशेबाजी का ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिया था। उसे अब ये फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतज़ाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार में अपनी जायदाद का कुछ इंतज़ाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता को क्या करूं? अभी से वहां लिए चलता हूं तो 3 साल पुरानी घटनाएं ताज़ी हो जाएंगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुक्काम और हमजोल में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की ज़रूरत भी नज़र आने लगी। यह हो सकता था कि वह ललिता को अपनी ब्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे भगाया है।
ललिता से नानक चंद को अब वह मोहब्बत न थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है। वह अब एक साधारण पति था जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता है, जिसे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वह बीमार होती है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। अगर ज़िंदगी की नई नई उमंगों ने उसे उकसाना शुरू किया, मंसूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत और बड़े लोगों के मेल जोल से संबंध है। मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। नानक चंद अब मजबूत इरादों के साथ सोचने लगा कि यहाँ से क्यों कर भागूं। अगर लेकर जाता हूँ तो 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हीला किए जाता हूँ तो आज के तीसरे दिन ललिता बनारस में मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे आखिर एक तदबीर सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर ना आया। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थी। वहाँ जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। नानक चंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, सब वहाँ मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेश ना रहा कि नानक चंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक थाने में तहकीकातें होती रहीं और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसरों को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंद्विता के जोश में यह काम किया, मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था और वहाँ बनारस में नानक चंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला नानक चंद की शादी एक रईस घराने में हुई और तब धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए। फिर वही मजलिसें जमी और फिर वही सागर और मीना के दौर चलने लगे। संयम का कमज़ोर अहाता इस विषय वासना के बटमारों को ना रोक सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता है और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखी जाती है। साल भर इसी बहार में गुजरा। नवेली बहू घर में कुल कुल कर मर गई। तपेदिक से उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर इस स्त्री में नानक चंद की सौंदर्य प्रेमी आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। कभी बिना रोए कौर मुंह में नहीं दिया। 3 साल में चल बसी। तब तीसरी शादी हुई। यह औरत बहुत सुंदर थी, अच्छी आभूषणों से सुसज्जित। उसने नानक चंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ था और नानक चंद गृहस्थिक आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग के लिए ही सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। पति प्राणा स्त्री मरी। 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। उस श्रृंखला भी चली गई। अय्याशी का भी खात्मा हुआ। दिल पर अंजोगम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गया। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुआ करते हैं। इन संयमों में नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। जब वह निराशा के यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा हुआ इन घटनाओं को याद करता है तो उसका दिल रोने लगता और ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सज़ा दी है। धीरे धीरे यह ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया।
कैसी बेरहमी की, ये उसी का दंड है। ये सोचते सोचते ललिता की मायूस तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और प्यारे मुखड़े वाली कमला अपने मरे हुए सौतेले भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानकचंद को ललिता की याद तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास, पीने पिलाने की उन कैफियतों ने कभी उस ख्याल को जमने नहीं दिया। एक धुंधला सा सपना दिखाई दिया और बिखर गया। मालूम नहीं दोनों मर गई या जिंदा है। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक न ली। उस नेकनामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़े। यह ख्याल उसके दिल पर इस बुरी तरह बैठा कि एक रोज़ वह कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था, वह कलकत्ते पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ हो गया था। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसके दिल में ज़ोर ज़ोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। बोला, हम ये कह नहीं सकता कौन है कौन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की और उसका बूढ़ी माँ, 2 औरत रहता है। विधवा है, कपड़े की सिलाई करता है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालता है। इतने में दरवाज़ा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानकचंद पहचान गया कि यह कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बेख्तियार जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज़ को संभाल कर बोला, बेटी जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था और गौ सौंदर्य की ताजगी न थी, मगर आकर्षण अब भी था। नानकचंद ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रत और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया मगर जब्त न हो सका, बरबस रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आड़ से उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र जो उसके हृदय पट पर अंकित था और जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता था, जो सपनों में सामने आकर कभी खुशी के गीत सुनाता और कभी रंज के तीर चुभाता, इस वक्त सजीव सचल सामने खड़ा था। ललिता पर बेहोशी छा गई। कुछ वही हालत जो आदमी को सपने में होती है। वह व्यग्र होकर नानकचंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है। मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात की ज़रा भी चेतना न थी कि वह व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक ज़माना हुआ मर चुका, वरना शायद वह चीख कर भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी। मगर जब नानकचंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता, अब तुमको अकेले ना रहना पड़ेगा। तुम्हें इन आँखों की पुतली बनाकर रखूँगा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग को सुख भोगूंगा। तो ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आँखों को तो यकीन आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना ना हो। तो ऐसी ही और कहानी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी कामयाबी का स्रोत होगा। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी तक के लिए अलविदा। आइए चलते हैं कहानियों के संसार में और सुनते हैं एक लोक कथा। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ। एक बार की बात है,
एक गांव में एक जाट और एक सुनार रहते थे। दोनों आपस में दोस्त भी थे, पर स्वभाव में बहुत फर्क था। जाट सीधा साधा, मेहनती और सीधाई से जीवन बिताने वाला था। वहीं सुनार चालाक, चालबाज और दिमाग से काम लेने वाला था। एक दिन दोनों ने तय किया कि जंगल जाकर लकड़ी काटेंगे और बेचकर कुछ कमाई करेंगे। दोनों जंगल में पहुंचे और पेड़ काटने लगे। अचानक उन्हें पेड़ की जड़ों में एक सोने का घड़ा मिला। घड़ा देखकर सुनार की आंखें चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, सोना तो मेरे काम आएगा। यह जाट तो सीधा है, इसे मूर्ख बनाना आसान है। सुनार ने कहा, भाई, यह घड़ा हमें मिलकर बांट लेना चाहिए, पर अभी गांव में ले जाने से लोग जान जाएंगे और हिस्सा मांगेंगे। अच्छा यही होगा कि इसे मैं घर ले जाऊं, जब ज़रूरत होगी तब बांट लेंगे। जाट भोला था, उसने हामी भर दी। सुनार ने घड़ा अपने घर ले जाकर सारा सोना छुपा लिया और उसमें लोहे के टुकड़े भरकर रख दिया। कुछ दिन बाद जब जाट ने हिस्सा मांगा तो सुनार ने घड़ा खोलकर देखा। देख भाई, ये तो लोहे का घड़ा है, इसमें तो सोना था ही नहीं। शायद तूने सपना देख लिया होगा। जाट दुखी हो गया, पर सीधाई से झगड़ा नहीं किया। लेकिन गांव में पंचायत बैठी। जाट ने सारा हाल सुनाया। पंचों ने सुनार के घर की तलाशी ली। वहाँ छुपा हुआ सोना मिल गया। अब सब समझ गए कि सुनार ने चालबाजी की है। पंचों ने फैसला किया, सोना जाट और सुनार में बराबर बांटा जाए, पर सुनार की बेईमानी के लिए उसे दंड भी दिया जाए। इस तरह जाट को उसका हक मिल गया और गांव वालों ने कहा, सीधाई भले ही देर से जीतती है, पर जीतती ज़रूर है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच और धोखा हमेशा बुरा फल देता है। ईमानदारी और सच्चाई की जीत होती है। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं अपने YouTube चैनल को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले